हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी के 4 चैप्टर कवर कर लिए थे। उसमें जो टर्म्स थे हमने देख लिए थे कि उनका मतलब क्या होता है, उनकी डेफिनीशन क्या होती है, और हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखे थे जहाँ जहाँ पे हमको मिले थे। अब हम चैप्टर 5 और उसके आगे के टर्म्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 5 है, ये वाटर पे है। तो आपको पता होगा कि वाटर प्लांट्स के और एनिमल के सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए होता है और एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि बायोस्फीयर वो रीजन होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों मिलके एक नैरो जोन बनाते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो मतलब प्लांट्स और एनिमल के लिए वाटर का रोल बहुत ही एसेंशियल है। तो हमारे अर्थ में वाटर कौन कौन से स्टेट में मिलता है? 3 टाइप के स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारा जो आइस और स्नो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। जो हमारे ओशियंस में पानी होता है, जो हमारे लेक्स में पानी होता है, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। और सिमिलरली जो हमारी वाटर वेपर्स हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं या फिर स्टीम है जो हमारी निकलती है, वो गैस फॉर्म ऑफ वाटर है। अब हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सूरज है हमारा, कैसे ये इसकी रेज इसमें पानी में पड़ रही हैं, तो जिसके कारण भाप बनती है। तो भाप बनती है, वाटर वेपर के फॉर्म ये ऊपर जाती है। तो यहाँ पे जब ऊपर जाके ठंडी होती है तो ये लिक्विड फॉर्म में ले लेती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही जब ये सैचुरेशन के लेवल पे पहुँचते हैं बढ़ते बढ़ते, तो ये वापस लिक्विड फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वापस आके गिर जाते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल वाटर की कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं टेरेरियम क्या होता है। टेरेरियम में भी बेसिकली एक छोटी सी वाइट वाटर साइकिल होती है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। सो बेसिकली टेरेरियम इज़ अ आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो हाउस प्लांट्स को बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए इनसाइड हाउस एक अच्छा ऑप्शन है एक टेरेरियम। सो टेरेरियम में होता क्या है कि बेसिकली आप ऐसे ग्लास का जार ले लेते हैं जिसमें आप प्लांट्स लगा देते हैं और उसकी लिड क्लोज कर देते हैं। और जब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल के छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि धूप तो बाहर से पड़ी रही है इसमें ऐसे, तो वाटर वेपर्स बनेंगे इसमें। अब वो वाटर वेपर्स आएंगी ऊपर यहाँ लिड लिड में, और इसी लिड में ये ठंडी होके वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेंगी और एक रेन टाइप होने लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वाटर ऐसे सर्कुलेट करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाके। तो ये बनता कैसे है ये देख लेते हैं। ये देखिए कैसे प्लांट्स को एक लगाया जाता है। सबसे पहले बड़े प्लांट्स को लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसके साइड साइड के स्पेसेस में ये मॉस लगा दी जाती है ताकि एक पूरा वर्किंग इकोसिस्टम टाइप हो जाए कंडीशन वहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारा टेरेरियम बनता है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारी जो अर्थ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका 71 पार्ट जो है वो वाटर में कवर्ड है, ओशियंस में, सीज में, है ना, 71% पार्ट। और जो 29% है उसमें कॉन्टिनेंट और आइलैंड आते हैं, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इतना वाटर होने के बावजूद भी वाटर हम लोग के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो 97% वाटर ऑलमोस्ट सेलिन वाटर है। सेलिन वाटर मतलब नमकीन वाला पानी, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते बिना इसको चेंज किए, ना कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं ना किसी और तरीके से, क्योंकि बहुत खारा पानी होता है। कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है इस पानी को यूज़ करने से, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट भी जल्दी ख़राब हो जा सकते हैं। तो मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द जितना पानी है वो हम यूज़ कर नहीं सकते। फिर जो फ्रेश वाटर में भी जो 2% पानी है वो हमारा आइस कैप्स में है। अब आइस कैप्स तो जमी होती हैं पोलर रीजन में, यहाँ ऊपर होगी नीचे, और एक नीचे अंटार्कटिका में होगी। तो यहाँ पे भी पहुँचना मुश्किल है, तो ये पानी भी इनएक्सेसिबल है इवन तो ये फ्रेश वाटर है। अब बचा कितना फ्रेश वाटर के सोर्सेस? ग्राउंड वाटर बचा, फ्रेश वाटर के जो लेक्स हैं वो बचे, है ना। फिर ये सारे एटमॉस्फेयर, रिवर और ये सब होके जो हमारे पास थोड़ी बहुत पानी बचता है फ्रेश वाटर का। इसीलिए बहुत बार इतना ज़्यादा वर्ल्ड में पानी होने के बावजूद बहुत जगह ड्रॉट वाली कंडीशन होती है, बहुत जगह पीने वाला पानी अवेलेबल नहीं होता है, माइग्रेशन जिसके कारण लोगों को करनी पड़ती है। तो वो सारी चैलेंजेस बने रहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल इज़ अ सेलेन वाटर। और सेलेन वाटर को भी ट्रीट करने की अब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, बट वो एक्सपेंसिव होती हैं और उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि हर नेशन उसको अफोर्ड कर सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने अभी तो देखा कि सी का पानी सलीन होता है, मतलब उसमें नमकीन और या फिर खारा पानी होता है। लेकिन हम सैलिनिटी डिफाइन कैसे करते हैं?
तो सैलिनिटी इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ सैल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम सैल्ट अवेलेबल है उस पानी में, उसी को सैलिनिटी बोलते हैं। तो इन एवरेज 35 ग्राम्स हमारे ओशन का सैलिनिटी होता है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कुछ वाटर बॉडीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई है। उनमें से एक है डेड सी। डेड सी इसराइल में मिल जाएगी, इसराइल जॉर्डन के एरियाज़ में बॉर्डर करती है वहाँ पे। तो डेड सी की सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली आप पानी पानी के अंदर जाएंगे तो आपकी डेंसिटी, आपके बॉडी की डेंसिटी हाई रहती है वाटर से, इसलिए आप डूब जाते हैं हर जगह के पानी में। लेकिन जो डेड सी है ये एक्सेप्शन है, जब इतनी ज़्यादा सैलिनिटी हो जाती है तो डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस आदमी को, ये सिर्फ लेटा हुआ है, डूब नहीं रहा है। तो यही होता है कि जब वाटर की डेंसिटी आपकी बॉडी की डेंसिटी से बहुत हाई हो जाए, उस केस में आप डूबेंगे नहीं, ऐसे ही तैरते रहेंगे। तो बहुत लोग डेड सी जाते हैं और ऐसे ही फ्लोट करने जाते हैं। यहाँ के पानी में ऑयल्स भी देखने को मिलते हैं, मिनरल्स। तो कुछ लोगों का बिलीफ है कि मेडिकली हेल्प भी करता है बॉडी को, तो बहुत लोग उस कारण से भी डेड सी जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो हमने जो अपने पॉन्ड्स देखे होंगे, हमने लेक्स जो देखे हैं, वो तो स्टिल होते हैं यूजुअली, है ना। वहाँ कोई यूजुअली मूवमेंट नहीं होता। कभी कभी हवा चलेगी तब ऊपर का पानी हिलता है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का पानी स्थिर होता है, बहुत स्टेबल होता है। लेकिन ओशियंस के साथ ये बात नहीं होती। ओशन की जब हम बीचेस में जाते हैं तो पानी कॉन्स्टेंटली आता है जाता है, आता है जाता है, वो रुकता नहीं है, कभी स्टिल नहीं है ओशन। वहाँ पे हमेशा मूवमेंट हो रहे होते हैं किसी ना किसी टाइप के। तो ओशन के जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, वेव्स में, टाइड्स में और करंट्स में। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि ये होते क्या है। वेव क्या होती है हमारी, व्हेन द वाटर ऑन सरफेस ऑन ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली। तो इसमें होता क्या है कि जो आप बीच में जब खड़े होते हो कि पानी आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना, उस केस में क्या होता है, उसी को हम वेव बोलते हैं कि एक वेव आ रही है ना। पानी का जो पानी है ओशन के सरफेस पे, वो ऊपर आता है तब तो, और बीच में आगे तक आ जाएगा, जब वो गिरेगा तो फिर वो पीछे चला जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा, वेव बनती कैसे है, शुरुआत कैसे होती है। तो जैसे सिंपल ओशन की ये एक आप लेयर मान लो जहाँ पे हवा नहीं चल रही है, लेकिन जब हवा चलेगी बहुत तेज़ी से तो हवा इससे भी टकराएगी ऊपर सरफेस से, और ये धीमे धीमे पानी उठाने लगती है। जब ये पानी उठाने लगेगी तो और ओशन की हवा टकराएगी इससे, तो ये धक्का एक काइंड ऑफ देने लगती है, तो आगे जाने लगता है पूरा हमारा ये जो वाटर होता है। इसीलिए बीचेस में आप ऐसे, अगर यहाँ पे कोई बीच है तो ये पानी जाएगा, जैसे ही आगे गया तो यहाँ पे तो जगह कमी हो जाएगी जहाँ से पानी गया है, तो फिर ये पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे हवा के कारण। तो ये पूरी प्रोसेस वेव्स की चलती रहती है। समटाइम्स क्या होता है, जब हवा बहुत तेज़ तरीके से बह रही है तो उस केस में वेव्स जो होती हैं बहुत ऊंची हो जाती हैं। अभी तो जैसे छोटी हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ऊंची हो जाएंगी, जो आपको यू नो डैमेज भी पहुंचा सकती हैं, आपको हर्ट कर सकती हैं, ह्यूमंस को। तो वेव बहुत हाइट में भी जा सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं। और इसी का एक एक्सट्रीम फॉर्म जो हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी आपने सुना होगा, सुनामी आती है ओशियंस में या सीज़ में। तो इस ये यूजुअली आती कब है, या तो कोई वॉल्केनिक एरप्शन हो जिसके कारण अर्थक्वेक आए, या बहुत तेज़ झटका हो, या वाटर लैंड स्लाइड हो जाए कहीं पे जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर शिफ्ट हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, या अर्थक्वेक आ गया कहीं समुद्र के अंदर। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा हमारा वाटर शिफ्ट होता है दूसरी जगह। तो जब ये जाके शहरों में ऐसे टकराता है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है हमारा। तो 2004 की सुनामी इंडिया में आई थी, तो कोस्टल एरियाज़ में हमारे बहुत लॉस भी हुआ था। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना साइड में, वहाँ सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो ये सबमर्ज हो गया था जब लास्ट टाइम सुनामी आई थी यहाँ पे। और सुनामी जो वर्ड है ये खुद एक जापानीज़ है, जापानीज़ ओरिजिन वर्ड है। इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव नाम क्यों है, क्योंकि जब जब सुनामी आती थी तो वहाँ के जो हार्बर होते थे जहाँ पे शिप डॉक होती हैं वो टूट जाते थे, तो इसीलिए इनका नाम हार्बर वेव्स था या सुनामी था। अब आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइड्स के ऊपर है। तो टाइड्स क्या होती है देख लेते हैं। टाइड्स बेसिकली रिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशियन है हर दिन में, इसको हम बोलते हैं टाइड। तो जब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है किसी दिन के टाइम में तो उसको हम हाई टाइड बोलते हैं, और जब वो अपने लोएस्ट लेवल पे होता है
तो हम उसको लो टाइड बोलते हैं। ये एक ही दिन के अंदर ही होता है, इसलिए हाई टाइड और लो टाइड इसका नाम है। ये बनती कैसे, अब ये देख लेते हैं। तो वाटर ऑन अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड कॉजेस हाई टाइड। तो जो हमारा मून है उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो वाटर है हमारा, उसी से वो खिंचता है मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और उसी से जिधर साइड खींच रहा होता है उधर हाई टाइड होती है, जिधर से गया होता है नीचे से, यहाँ से अगर मून यहाँ पे है तो यहाँ यहाँ हाई टाइड होगी और यहाँ यहाँ लो टाइड होगी। सिमिलरली हाई टाइड्स का बेनिफिट्स भी है कि जैसे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे शिप नॉर्मली नहीं पहुँच सकता, वहाँ हाई टाइड्स के कारण नेविगेशन पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हाई टाइड आई है तो पूरा पानी भर गया है, इसलिए शिप आके जा सकता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे लो टाइड के समय एकदम ऐसे रहता है नीचे पानी, है ना। तो इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, स्प्रिंग और नीप टाइड देख लेते हैं। तो हमने अभी हाई टाइड देखी, हाई टाइड, और हमने अभी लो टाइड देखी। जब यही हाई टाइड और लो टाइड एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती हैं तो इनको हम स्प्रिंग और नीप टाइड बोलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि फुल मून के दिन और न्यू मून के दिन हमारा क्या होता है, सन और मून एक ही पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब एक साथ अलाइन हो जाते हैं अर्थ के साथ। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों की ग्रेविटेशनल पुल बहुत तेज़ी से वाटर को खींचती है। तो इसीलिए हाई टाइड जो होता है इस केस में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं टाइड हमारी। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। अगर इस साइड भी रहेगी तो भी मून अगर एक लाइन में अलाइंड है सारे, तब ये हमें देखने को मिलता है। ये कब होता है, फुल मून और न्यू मून के दिन। सिमिलरली हमारी यहाँ पे नीप टाइड है। नीप टाइड कब होती है, जब सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाए। उस केस में क्या होता है, यूजुअली तो मून की ग्रेविटेशनल पुल ही खींचती है पानी को, लेकिन जो सन की भी है ग्रेविटेशनल पुल वो भी काउंटर एक्ट कर देती है, इसीलिए अपने ये लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, लोएस्ट लेवल पे। सो बेसिकली इसका क्रम क्या होगा, सबसे पहले होगी सबसे ऊंची होगी स्प्रिंग टाइड, फिर हाई टाइड, फिर लो टाइड, फिर नीप टाइड, है ना। तो ये इसका क्रम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट होता है मून का अराउंड अर्थ और कैसे वाटर का फ़र्क पड़ता है उससे। तो इसी तरीके से जब जब ये इन लाइन आते हैं एक साथ, तब तब तो स्प्रिंग टाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर होते हैं अपने लोएस्ट से भी नीचे चले जाते हैं, नीप टाइड जिसे हम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। फिर हमारा टॉपिक है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट क्या होते हैं, ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये ओशन करंट्स हैं हमारे अलग अलग, ये एक डायरेक्शन में फ़्लो करते रहते हैं लगातार, है ना, ओशियंस में। और ये इस क्यों फ़्लो करते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। सैलिनिटी भी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है, अलग अलग रीजन हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए कि कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में फ़्लो होते रहते हैं। ये या तो वार्म हो सकते हैं या तो कोल्ड हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप जितना रेड रेड पार्ट में जितने करंट आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सारे वार्म करंट हैं, और जितने ब्लू वाले हैं यहाँ पे वो हमारे कोल्ड करंट है। जहाँ पे हमारे कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं वही वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, मतलब फिशेस सबसे बेस्ट वहीं रहती हैं इनके जंक्शन में। जैसे आप यहाँ जापान के अराउंड देख सकते हैं, यहाँ से नीचे से कुरोशियो करंट आ रहा है और ऊपर से ओयाशियो करंट आ रहा है। ये जब मिलेंगे इस एरिया में, यहाँ पे सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड मिलते हैं इसलिए। और सिमिलरली इन एरियाज़ में फॉगिंग कंडीशन भी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रहे हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, उसका टाइटल है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अब हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन का इंटरेक्शन देख रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो पहला हमारा अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन आपको पता होगा कि ये हमारा साउथ अफ्रीका में मिलता है, साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और ये पूरा अमेजन बेसिन, तो बेसिकली अमेजन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जितना भी बेसिन बनाती हैं एरिया जिसको हम बोलते हैं उनके अराउंड, वो पूरा अमेजन बेसिन का पार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कई कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनेम, फ्रेंच गुआना, ये सारी कंट्रीज़ इसमें आ जाती हैं। तो ये सब मिल के अमेजन बेसिन का फॉर्मेशन करती हैं। सो बेसिकली अमेजन बेसिन जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री नॉर्थ है
और ये 10 डिग्री साउथ। तो ऑलमोस्ट इसी के बीच में पूरा बेसिन है, इसीलिए इसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। क्लाइमेट कैसा रहता है अमेजन बेसिन का वो देख लेते हैं। अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स क्लाइमेट इज कैटेगराइज्ड एज हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर पे है अमेजन बेसिन, ये हमारी 0 डिग्री वाली इक्वेटर है, तो इसीलिए इसका जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट टाइप का क्लाइमेट है। इसमें बेसिकली होता क्या है हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, कि जो हमारे दिन और रात होते हैं ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं। तो मतलब ह्यूमिडिटी और हॉटनेस दोनों रहती है दिन और रात दोनों में। जो हमारी स्किन होती है वह स्टिकी फील होती है, चिपचिपी। और रेन्स हमारा ऑलमोस्ट हर दिन होता है यहाँ पे, वो भी कोई पहले से सीज़न नहीं आता, बारिश नहीं होती यहाँ पे, मतलब बारिश का सीज़न नहीं होता। हम ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पे बारिश हो जाती है विथआउट मच वार्निंग। दिन में टेम्परेचर हाई रहते हैं और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। रात में टेम्परेचर तो कम हो जाते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा इसमें हाई ही रहती है। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि हमेशा बारिश हो रही है, तो जो यहाँ पे फॉरेस्ट इस टाइप के मिलते हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। सो अमेजन का नाम अमेजन कैसे पड़ा? तो बेसिकली जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स आए थे यहाँ पे, तो उन पे यहाँ की ट्राइब जो होगी उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इस ट्राइब के हमले को उन लोगों ने अपने अपने वहाँ की अमेजन ट्राइब से रिलेट किया था, इसलिए इस एरिया का नाम अमेजन कर दिया था। अब आगे चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं वो होते हैं रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में बहुत ऑफन क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि एपीफाइटस एपीफाइटस कौन से फॉरेस्ट की वो है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा करके स्टेटमेंट आया था मे बी 2023 में या 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्पीशीज़ और ये सब खासकर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। तो इनमें रीडिंग कर लेनी है, कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है इसमें। जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं ये एक्सट्रीमली थिक होते हैं। पहले तो ये जैसे आप नीचे देख सकते हैं वीडियो में, ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं। यहाँ पे इतनी ऊपर थिक हो जाती है पत्तियों की वो एक लेयर कि नीचे सनलाइट भी नहीं आ पाती है। और कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स उगते हैं? शेड टॉलरेंट वेजिटेशन, मतलब जो छाए में उग सकते हैं वही वाले वेजिटेशन यहाँ उगते हैं। ऑर्किड्स हो गए, ब्रोमिलियाड्स हो गए, है ना। फिर यहाँ पे फाउना भी बहुत अच्छे मिलती है। फाउना से मतलब है एनिमल, और फ्लोरा जब हम बोलते हैं तो प्लांट्स स्पीशीज़ की बात करते हैं। और फाउना हो गया तो प्लांट, उसमें बर्ड्स और एनिमल की हम बात कर रहे होते हैं। तो बर्ड कौन कौन से मिलती हैं? टोकन्स हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, मकाऊ हो गया। तो टोकन्स ये है आपकी, ये अलग अलग कलर की होती हैं, ये सब मिलती हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद एनिमल कौन कौन से मिलते हैं? मंकी है, स्लॉथ है, एंट ईटिंग तापिर है, ये है तापिर आपका, ये भी मिलती हैं। रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ मिलती हैं यहाँ पे, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ भी मिलता है यहाँ पे। और फिर बहुत थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ मिलती है किसकी? इंसेक्ट्स की। फिर फिश की बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती है इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग पिराना फिश। इस पिराना फिश के बारे में आपने सुना होगा कि फ्लैश खाती है ये, मांस खाती है। इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं कई हॉलीवुड की। तो ये भी इन्हीं इन्हीं जंगलों में मिलती है। तो एक्सट्रीमली रिच वेजिटेशन होती है, एक्सट्रीमली रिच नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी पाई जाती है यहाँ पे। तो उस लिहाज से बहुत ही डाइवर्स है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारे। फिर लोग कैसे हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के, उसकी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो लोग बेसिकली यहाँ पे फूड कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस है तो उनको फूड ग्रो करने के लिए पहले ये देखिए जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट है तो इसको क्लियर करेंगे इस पैच को, फिर वहाँ एग्रीकल्चर होगा, फिर पूरा ऐसे ऐसे ख़त्म होता जाता है। तो बेसिकली ट्रीज़ को क्लियर करके एग्रीकल्चर किया जाता है। मेनली जो आदमी है यहाँ अमेजन रेन फॉरेस्ट के वो हंटिंग और फिशिंग करते हैं, और जो वुमेन होती हैं वो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं घर में रह के। क्योंकि हंटिंग और फिशिंग सस्टेनेबल नहीं है तो वोमेन ही जो है वही सर्वाइव करती हैं अपनी क्रॉप्स और उसके दम पे फैमिलीज़ को इन जनरल। हालांकि हंटिंग और फिशिंग से भी जो फूड और आता है उससे भी सर्वाइवल होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हंटिंग और फिशिंग नहीं सर्वाइव नहीं पॉसिबल होती है। इसीलिए मेनली वुमेन की जो हार्ड वर्क है उससे फैमिलीज़ यहाँ पे ग्रो करती हैं। कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे? स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश एंड बर्न में बेसिकली होता क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में बेसिकली फॉरेस्ट को पहले काटा जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है। जितने सारे छोटे भी वो पौधे होते हैं,
वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसी एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, उसी लैंड को सॉरी। इसमें फूड कौन कौन से मिलते हैं ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है मैनियक, कसावा भी मिलता है, पोटैटो टाइप होता है ये मिलता है यहाँ पे। यहाँ के लोग क्वीन एंड्स और एग सैक को भी खाते हैं। फिर कैश क्रॉप जैसे कॉफ़ी, मेज और कोकोआ भी यहाँ पे ग्रो होता है। रेन फॉरेस्ट से बहुत सारी वुड्स मिल जाती है। सो बेसिकली ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, एक बार आपको पढ़ने वाली चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार पूरा रीडिंग कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब सिमिलरली लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र हमारा बेसिन कहाँ लाई करता है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे हमारा डिग्रीज लिखी हुई है और यहाँ नीचे से ये शुरू होता है। इसमें भी आप वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार रीडिंग कर लीजिए, या तो डायरेक्टली बुक से रीडिंग कर लीजिए। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। फिर एक डेफिनेशन है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने लोग रहते हैं, वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की कितनी है? 189। और वेस्ट बंगाल की कितनी है? 1029। और बिहार की 1102। तो मतलब बिहार और बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड। फिर टेरेस फार्मिंग देख लेते हैं कि जहाँ स्लोप वाले एरिया होते हैं, माउंटेन वाले, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्टीप फ्लैट सरफेस बनाए जाते हैं, ताकि जब उसमें वो लोग पानी डालें तो पानी रुक रुक के नीचे ऐसे जाए। तो इसी को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस बनाए जाते हैं। फिर एक ब्लाइंड डॉल्फिन शूशू के बारे में है इन्फॉर्मेशन। इसको शूशू बोलते हैं क्योंकि ये इस तरह की साउंड बनाती है और ये ब्लाइंड होती है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर गंगा के, ऑफ गंगा। इसके बाद ये हमारी नेशनल फिश भी है और इसी को नेशनल एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। सो बेसिकली डॉल्फिन की प्रेजेंस बताती है इसकी सुसु की, कि वाटर की कंडीशन बताती है। जहाँ पे ये नहीं रहेंगी वहाँ पे बेसिकली केमिकल्स होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे मर जाती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाती। तो अगर जिन एरियाज़ में ये दिख रही हैं तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी की कंडीशन फिर भी मच बेटर है। तो इनको थ्रेट्स कहाँ से है? जो अनट्रीटेड वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से, जो डायरेक्टली गंगा में मिलता है, उससे इनको थ्रेट्स होता है क्योंकि इनकी स्पीसीज डिप्लीट होती है, उससे डेथ हो जाती है। अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था करंट जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी वाली, इनके द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्लीन रिवर गंगा। तो इसके लिए हर बार बहुत फंड अलॉट किया जाता है, बहुत काम भी चल रहा है। इसमें बहुत होलिस्टिक प्रोजेक्ट है, कई चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, प्लांट्स, गंगा के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज पे कैसे कंट्रोल करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो भी सारी एक्टिविटीज अफेक्ट करती थी गंगा को, वो सारी हमारी नमामि गंगे के अंदर कवर्ड है। तो यही हमारा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर हमारा 7 भी है, वो भी एक रीडिंग वाला चैप्टर है, उसको आप खुद कर सकते हैं। नहीं, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के उसको भी, जो उसमें कॉन्सेप्ट वाले टर्म है, अगर होंगे तो मैं उसकी बना दूंगा। नहीं तो हमारी एनसीईआरटी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपनी मेन बुक्स में जाएंगे और सारे टॉपिक एक बार डिटेल में शुरू करने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंट को अब वापस से शुरू करना है और आई होप एनसीईआरटी आपकी फिनिश हो गई हो इसके साथ ही। एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नए लेक्चर्स आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।